औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस ऑफ जस्टिस से मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आज का जो मेरा लेक्चर है वो सेक्शन 4 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 पर है। व्यूअर्स, 1961 से पहले जो यतीम पोते पोतियां या नवासे नवासियां थे वो अपने दादा या नाना की जायदाद में हिस्सा नहीं ले सकते थे। 1961 में यह ऑर्डिनेंस लाया गया और उसके बाद जो यतीम पोते पोतियां या नवासे नवासियां हैं तो वो अपने नाना और दादा की जायदाद में उसी तरीके से हिस्सा ले सकते थे, उसी तरीके से वारिस करार दिए गए जिस तरह के अगर उनके वालिद या वालदा ज़िंदा होते तो वो अपने वालिद या वालदा की प्रॉपर्टी से उनको हिस्सा मिलता। लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हाउस ऑफ जस्टिस मेरे चैनल का नाम है। अगर अभी तक आप लोगों में से किसी ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सबसे पहला सवाल है कि विरासत क्या है। विरासत से मुराद वो प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। मूवेबल वो प्रॉपर्टी होती है जो हरकत कर सकती है, जैसे मोबाइल हो गया, जैसे रकम हो गई, ये किसी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। जबकि इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है कि वो हरकत नहीं कर सकती, जैसे कि ज़मीन हो गई। तो विरासत से मुराद है कि मरने वाले शख्स की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो उसके मलकियत थी तो वो जब मर गया तो वो विरासत कहलाएगी। और ये जब उसकी वफ़ात हो जाएगी तो उसके बाद जो उसके लीगल हेयर्स हैं, जो उसके वारिस हैं, कानूनी वारिस हैं, ये उनमें बराबर या उनके हिस्सों के बराबर तो नहीं लेकिन उनके जितने जितने शेयर्स बनते हैं एज़ पर लॉ तो उनमें डिवाइड की जाएगी। अब यहाँ पर एक अक्सर सवाल किया जाता है कि फ़र्ज़ किया एक आदमी है, उसका कोई एक बेटा या बेटी उसकी डेथ हो गई है तो बाकी जो उसके बहन और भाई हैं वो क्या करते हैं कि जब उनके वालिद की वफ़ात हो जाती है तो वो इस तरह करते हैं कि वो अपने जो भाई की या बहन की जिसकी पहले से वो डेथ हो चुकी है, उनके वालिद की ज़िंदगी में डेथ हो चुकी है, तो उसके बच्चों को वो कहते हैं कि आप हिस्सेदार नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके वालिद की जो वफ़ात है वो आपके दादा या नाना की ज़िंदगी में ही हो चुकी थी, तो लिहाजा आप इसके हिस्सेदार नहीं हो। ये इंतहाई गलत बात है क्योंकि एज़ पर लॉ सेक्शन 4 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत ऐसे कोई भी यतीम पोता पोती या नवासा नवासी वो अपने दादा और नाना की जो उनकी विरासत है उसमें उसी तरीके से हिस्सेदार हैं, उसी तरीके से उनके शेयर्स हैं जिस तरह के अगर वो उनके वालिद साहब की डेथ बाद में होती और उनके दादा नाना की पहले होती तो वो उनको जो शेयर जाने थे वो बिल्कुल अब उसी तरीके से इन तक पहुँचेंगे। 1961 से पहले ये कानून नहीं था। उसमें फिर ये होता था कि जो भी बेटा या बेटी जिसकी डेथ हो जाती थी तो वो उसके जो लीगल हेयर्स हैं वो अपने नाना नानी या दादा दादी की जायदाद से हिस्सा नहीं ले सकते थे। लेकिन 1961 में जब ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस पास किया गया तो उसके बाद से जितने भी ये केसेस इस तरह के आ रहे हैं तो वो एज़ पर लॉ पाकिस्तान का जो कानून है उसके मुताबिक वो बिल्कुल यतीम पोता पोती नवासा नवासी अपने दादा की या नाना की जायदाद में हिस्सेदार हैं। अब होता क्या है कि जो चचा फूफियाँ या मामू खाला वगैरह होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि जो उनका बहन भाई उनके वालिद की ज़िंदगी में ही वफ़ात पा गया है तो उसके बच्चों को इससे हिस्सा ना मिले ताकि प्रॉपर्टी में जो इनके जो ज़िंदा लोग हैं इनके शेयर ज़्यादा हो जाएं। तो वो अपने जो भतीजे भतीजियाँ हैं या भांजे भांजियाँ हैं तो उनको वो कोशिश करते हैं कि उनको हिस्सा ना मिले और वो साइड पर हो जाएं तो ये आपस में डिवाइड कर लें। तो इस सूरत में
करना क्या चाहिए, जो ऐसे यतीम जो पोता पोती या नवासा नवासी हैं, तो वो अगर इस तरह से उनको हिस्सा नहीं मिल रहा और चच्चे फूफियाँ मामू या जो खाला वगैरह हैं, तो वो बकिया जो उनके दादा और नाना की प्रॉपर्टी में जितना भी हिस्सा है वो अगर वो खुद हड़प करना चाहते हैं, खुद आपस में डिवाइड कर रहे हैं, उसकी बंदर बांट कर रहे हैं, तो आप सीधा छोटा सा एक काम करें कि आप एक सिविल कोर्ट में चले जाएं, सूट फॉर पार्टीशन फाइल करें, तो आपको आपका हिस्सा थ्रू कोर्ट दे दिया जाएगा। सिंपल सा एक केस है, सूट फॉर पार्टीशन, तकसीम का दावा है, तकसीम का दावा करें, आप किसी भी लॉयर के पास चले जाएं, उसे बताएं कि मैं फ़लाँ का पोता पोती नवासा नवासी हूँ, मेरे वालिद की डेथ फ़लाँ साल में हुई थी, मेरे दादा की या नाना की डेथ अब फ़लाँ साल हुई है, तो आप तकसीम का दावा करें। जब तकसीम का दावा किया जाएगा तो आपको कोर्ट के थ्रू ही आपका जो लीगल हेयर्स, आप बतौर लीगल हेयर्स जितना भी हिस्से के आप इंटाइटल हैं, आपको वो मिलेगा, कोर्ट आपको खुद ले कर देगी। अब यहाँ पर जो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वैसे तो नंबर ऑफ़ जजमेंट्स हैं, आप अगर इसको सर्च करें सेक्शन 4 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, तो आपको बहुत सारी जजमेंट्स मिल जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पर चंद जजमेंट्स का जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा कि जो बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जिनमें एक है 1997 SCMR पेज 281, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसमें बड़े ब्रीफली डिस्कस किया गया है कि जो यतीम पोता पोती नवासा नवासी हैं, वो अपने वालिद की वो डेथ की सूरत में अपने नाना और दादा वगैरह की जायदाद में हिस्सेदार होंगे। इसके अलावा एक और जजमेंट है 2008 SCMR पेज 343, इसमें भी बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया गया है कि जो भी यतीम पोता पोती नवासा नवासी हैं, वो अपने दादा और नाना की जायदाद से बिल्कुल एज़ पर वो जो उनका शेयर है उसके वो हिस्सा ले सकते हैं, वो इंटाइटल्ड हैं। इसके बाद एक और जजमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वो है 2005 SCMR 1271। ये सारी जजमेंट जो मैंने अभी जिनका जिक्र किया है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिनमें ये कहा गया है, ये डिक्लेयर किया गया है कि जो यतीम पोता पोती नवासा नवासी हैं, वो अपने नाना और दादा की जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सेदार हैं, वो उसमें से हिस्सा ले सकेंगे। अब यहाँ पर एक और सवाल अक्सर किया जाता है कि ये एक गैर शरई है, गैर शरई अमल है। ये तो वाकई गैर शरई है। अगर एज़ पर उसको इस्लाम में के रूह से देखें, तो इस्लाम में ये है कि जो भी बच्चा या बच्ची अपने वालिद की ज़िंदगी में वफ़ात पा गया, तो उसके बच्चे इसके वालिद या वालिदा के जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सेदार नहीं होंगे। तो इस तरह ये जो सेक्शन 4 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का, ये गैर शरई है, इस्लाम के उसूलों के मुनाफी है। लेकिन अगर दूसरी सूरत में इसमें एक और सूरत देखी जाए, तो इस्लाम में जो विल है, वसीयत है, उसका भी कंसेप्ट दिया गया है। तो अगर ऐसा कोई केस आ जाता है कि जिसमें वालिद की ज़िंदगी में उसका किसी बच्चा या बच्ची उनकी वो डेथ हो जाती है, तो वालिद को चाहिए कि वो यतीम पोते पोतियों या नवासे नवासियों के लिए वसीयत करे। लेकिन हमारे यहाँ वसीयत का कोई उस पर अमल नहीं किया जाता, ना वसीयत की जाती है। अगर कहीं कर भी दी जाए तो उनकी जो वसीयत करने वाला है उसकी डेथ के बाद वो कोर्ट में चले जाते हैं, उसकी कैंसिलेशन लगा देते हैं, ये झूठी है, ये फ्रॉड है, वसीयत की ही नहीं गई है। तो इस सूरत में फिर अब जब इस्लाम ने वसीयत का कानून भी दिया हुआ है, एक कंसेप्ट भी दिया हुआ है, तो उस पर अमल नहीं किया जाता। तो फिर इस सूरत में अब ये जो 1961 का फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है, ये इसीलिए लाया गया ताकि उनको जो एक तो उनके वालिद की डेथ हो गई है, अब यतीम पोते पोतियां हैं या नवासे नवासियां हैं, वो छोटे छोटे हैं, तो उनका एक कितना बड़ा जो उनका राइट था वो ख़त्म हो गया। तो अब उनको वसीयत के थ्रू भी कुछ नहीं मिलना, क्योंकि वसीयत की ही नहीं जानी। तो अब दूसरी सूरत में भी उनको कुछ ना मिले तो उनके साथ ज़्यादती होती थी। तो इस सूरत में ये कानून लाया गया, जिसको बाद फेडरल शरीयत कोर्ट है, जो इस्लाम के उसूलों के मुनाफिक कोई भी कानून हो तो उसको वो देखती है, और अगर ऐसा कानून है
जो इस्लाम के उसूलों के मुनाफी है, तो फेडरल शरीयत कोर्ट जो इस्लामाबाद में है वो उसको उस पर वो सारा जो केस है वो चलाती है, उसको देखती है कि किस तरह ये पास किया गया, क्यों पास किया गया, सारे वो उस पर वो रोशनी डाल के उसके बाद उस पर फ़ैसला करती है कि आया ये इस्लाम के उसूलों के मुनाफी है या नहीं है। तो इस पर भी फेडरल शरीयत कोर्ट का एक फ़ैसला आया है PLD 2000 FSC पेज 1। इसमें फेडरल शरीयत कोर्ट इस जो सेक्शन 4 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का, जिसके तहत यतीम पोते पोतियों और नवासे नवासियों को हिस्सा दिया जाता है, तो इसको गैर शरई डिक्लेयर किया जा चुका है। सन 2000 में PLD 2000 FSC पेज 1 के तहत ये जजमेंट है, इसके तहत इस कानून को गैर शरई डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन ये फ़ाइनल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फेडरल शरीयत कोर्ट से जो बड़ी अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो इस जजमेंट को, ये जो फेडरल शरीयत कोर्ट ने सन 2000 में ये जजमेंट दी थी, तो इसको जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, इसके ख़िलाफ़ अपील की थी, और ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ये अपील पेंडिंग है, इस पर कोई फ़ैसला नहीं किया गया। लिहाजा जब तक सुप्रीम कोर्ट से इसका फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक ये जो लॉ है सेक्शन 4 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, ये उस वक्त तक काबिल अमल है, इस पर अमल किया जा रहा है और अभी तक ये इसके तहत ही सारे फ़ैसले किए जा रहे हैं। जो भी यतीम पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ हैं, अब भी अदालतें इस कानून के तहत ही लोगों को, जो ऐसे लोग हैं या जो ऐसे पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ हैं, तो उनको अभी भी इसी कानून के तहत ही इससे दिए जा रहे हैं। ये अब जब सुप्रीम कोर्ट से इसका फ़ाइनल डिसीजन आएगा, तो अगर तो सुप्रीम कोर्ट इसे गैर शरई डिक्लेयर कर देती है तो फिर तो ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसे शरई डिक्लेयर कर देती है कि ये ठीक है, इस पर अमल जारी हो, तो ये फिर इसी तरीके से आगे काबिल अमल ही रहेगा। लेकिन फ़िलहाल इस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ, ये गैर शरई डिक्लेयर नहीं हुआ। लिहाजा जब तक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आता तब तक ये काबिल अमल है और यतीम पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ अपने दादा और अपने नाना की जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सेदार होंगे। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरे इस लेक्चर से काफ़ी फ़ायदा होगा। इस पर अगर आप सेक्शन 4 पर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 पर आप अगर मज़ीद जजमेंट्स देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इसको आप सर्च करेंगे तो नंबर ऑफ़ जजमेंट्स जो हैं हाई कोर्ट्स की भी, जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं उन सब की भी, और सुप्रीम कोर्ट की भी आपको जजमेंट मिल जाएंगी। तो किसी भी सूरत में जो ऐसे यतीम पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ हैं, तो अगर आपकी नज़र में हैं तो उनको भी इस पर गाइड कीजिए, ताकि कोई भी आदमी जो ऐसा अफेक्टिव है तो उसको उसका हिस्सा मिल सके। इसी के साथ आज के लेक्चर से इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।